हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं रोहित गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस लेक्चर में। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके पहले लेक्चर में हमने जाना कि व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, हमने डिस्कस किया। तो आज हम बात करने वाले हैं मैटर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। सो मैटर क्या है? The first lecture we already talk about matter. Matter is everything in this universe having mass and which occupies space. सभी जो विजिबल नॉन विजिबल चीजें जो है जिसे मास है और जिसे वॉल्यूम है यानी जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, ये है आपका मैटर। सो दिस मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू वेज। दो तरीके से हम मैटर का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। सो वी कैन क्लासिफाई मैटर इनटू टू वेज। वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड अनदर वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। सो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं इनटू थ्री स्टेट्स। वन इज योर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। इसके अलावा प्लाज्मा स्टेट, बहुत इंस्टेंट कंडेंसर स्टेट भी होती है, लेकिन हम फिलहाल उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, these थ्री स्टेट्स, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों जो स्टेट्स हैं ये इंटर कन्वर्टेबल होती है। तो सॉलिड स्टेट में हम एग्जांपल लेते हैं आइस। सपोज वी आर हैविंग आइस, वी ऑल नो दैट इट इज इन सॉलिड स्टेट। तो फ्रिज में रखा आइस, आपने बाहर निकाला, इवन एट रूम टेम्परेचर आल्सो इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। और लिक्विड को अगर हमने हीट किया तो ये गैसियस स्टेट में चला जाएगा। यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है ये इंटर कन्वर्टेबल है। फर्दर गैस को हमने कूल कर दिया, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। लिक्विड को फर्दर कूल करने के बाद, टेम्परेचर मिनिमाइज करने के बाद लिक्विड फिर से सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। राइट। तो सॉलिड में देखिए कि एटम जो होते हैं ये एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। Atoms and molecules, we can say that particles are so much close to one another in case of solid. लेकिन जैसे हम उसको हीट देंगे, हीट देने के बाद जो एटम जो है एक दूसरे के इतने करीब नहीं रहते जितने वो सॉलिड में होते हैं। सो इन दिस स्टेट the atoms are not so much close to one another. This is also in case of liquid. Further इसको हीट करने के बाद you will get gaseous state. In this case the atoms are so much far away from one another. एक दूसरे से ये काफी दूर चले जाते हैं। तो ये हो गया आपकी गैसियस स्टेट। सॉलिड को हीट किया, लिक्विड स्टेट, लिक्विड को हीट कर दिया, गैसियस स्टेट। Clear? Now in the same way, when we decrease the heat or cool this gas, we'll get a liquid state. Further minimize it, decrease the heat, you will get the solid state. तो सॉलिड में देखो एटम जो होते हैं एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। Therefore solid is having definite shape and definite volume. Solid is having definite shape and definite volume because the atoms are so much close to one another. And therefore the intermolecular force of attraction is also very strong in case of solid. लेकिन लिक्विड में देखिए कि एटम जो होते हैं एक दूसरे से दूर होते हैं। therefore liquid is having definite volume but not definite shape. लिक्विड को डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, if suppose I am having
वाटर इन बॉटल, इसका वॉल्यूम में देखिए 100 ml। अगर मैं वो वाटर किसी ग्लास में डाल दूं तो उस वाटर का शेप ग्लास की तरह बन जाएगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। बॉटल में भी 100 ml, ग्लास में डालने के बाद भी 100 ml, सो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम इज डेफिनेट। शेप जो है जिस किसी कंटेनर में हम डाल देते हैं उसका शेप वाटर को आ जाएगा। ग्लास में डाल दिया, ग्लास का शेप, किसी और कंटेनर में डाल दिया उसका शेप उसे आ जाएगा, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेट वॉल्यूम होता है लिक्विड को, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता। और गैसियस स्टेट की अगर हम बात करें तो एटम जो होते हैं एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वेरी निग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होता है। तो गैस स्टेट जो है, गैसियस स्टेट जो है, इट्स हैविंग नाइदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। इन्हें डेफिनेट शेप भी नहीं होता है एंड नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। तो ये सारी चीजें जो ये क्लासिफिकेशन स्कूल लेवल में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये हो गया आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन। इस प्रकार से हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिफाइन करते हैं। डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम सॉलिड को होता है, लिक्विड को डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, और गैस को नाइदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड intermolecular force of attraction very strong, liquid intermolecular force of attraction is less as compared to the solid because atoms are not so much close to one another, and जो gaseous state है वहां पे जो है intermolecular force of attraction is very less, you can say that it's near about negligible, clear, and these all states are interconvertible। अब हम देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात की, अब हम बात करेंगे डिटेल में केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए, now we talk about chemical classification, and it is so much important how matter is classified chemically। so chemical classification में अब मैटर को क्लासिफाई करके देखिए दो तरीके से। एक है आपका प्योर सब्सटेंस, या हम लिखेंगे प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरा जो है ये है हमारा इम्प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर substances। so pure substances में will again classified into two types। one is element and another one is compound। impure substances में आपके हैं मिक्सचर्स, उसमें भी फर्दर टू टाइप्स, वन इज होमोजीनियस एंड अनदर वन इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। सो देखिए, प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट, कंपाउंड, इम्प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। So we'll talk about one by one, right? First we'll talk about the element। तो देखिए periodic table में हम देखते हैं कि लगभग 118 एलिमेंट्स है। In periodic table 118 elements are present। Among from these 118 elements, 94 elements are natural। बहुत सारी किताब में दिस फिगर इज 92, एज पर द विकिपीडिया दिस फिगर इज 94, ओके, एंड द रिमेनिंग वन आर सिंथेटिक, जो कि हम कह सकते कि मैन मेड, दे आर प्रिपेयर्ड बाय सम न्यूक्लियर रिएक्शंस। ओके, सो हम एलिमेंट के बारे में अब डिटेल में बात करेंगे। सो अगर इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो यू कैन टेक, ये सब मैं आप यहाँ पे मिटा देता हूँ। सो वी टॉक अबाउट द एलिमेंट इन डिटेल, देन आफ्टर कंपाउंड और मिक्सचर में होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो नाउ वी टॉक अबाउट द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स इट इज a pure substance that is made up of only one kind of
एलिमेंट क्या है? इट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड ऑफ ओनली one kind of particles. So element is what? It is a pure substance that is made up of only one kind of particles. एलिमेंट में जो है सिर्फ आपको एक ही प्रकार के पार्टिकल्स नजर आएंगे, और ये पार्टिकल कौन से? ये है आपके एटम्स, या फिर ये हो सकते हैं आपके मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको पूछा कि ये जो Fe का रॉड है, तो ये Fe का रॉड ये किससे बना है, तो वो सीधा सा इसका जवाब है कि Fe के ढेर सारे एटम्स कंबाइन आ गए और इससे बना है आपका ये Fe यानी आयन का रॉड। तो Fe के एटम्स यानी देखिए कि ये अपने पास है, देखो मेटल रॉड और बहुत से आयन के एटम्स यहां इकट्ठा आए और इनसे बना है आपका Fe का रॉड। तो हर एक एटम जो है ये आपका Fe का है। सेम काइंड ऑफ एटम्स, सेम काइंड ऑफ एटम्स। अगर हम इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे तो ये होता है आपका 26। इसका मतलब हर एक Fe के एटम के सेंटर में, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है? 26 प्रोटॉन। तो एटम्स है तो ऑब्वियसली हर Fe के सेंटर में आपको 26 प्रोटॉन्स ही नजर आएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ Fe एटम्स में 26 प्रोटॉन है और कुछ में 24, कुछ में 23, नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो सेम काइंड ऑफ एटम्स, रिमेंबर दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब मान लीजिए कि इस रॉड को मैंने ब्रेक कर दिया। इससे पहली बात, सपोज आई आस्क यू व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस आयरन रॉड। सो प्योर आयरन रॉड का मेल्टिंग पॉइंट लगभग होता है 1528 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 1528 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर इसको ब्रेक करने के बाद हमारे पास दो आयन के रॉड है अभी, तो क्या इनका मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा? नहीं, फिर भी इसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही रहेगा। इसका मतलब अगर आप किसी एलिमेंट को ब्रेक करते हो तो उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई असर नहीं गिरता। आफ्टर ब्रेकडाउन ऑल्सो द एलिमेंट शो सेम पार्ट, क्योंकि ब्रेक करने के बाद भी इसमें Fe के ही एटम्स है, इसमें भी Fe के ही एटम्स में। ऐसा नहीं कि ब्रेक करने के बाद कोई अलग एलिमेंट यहाँ पे बन रहा है। यानी एलिमेंट को ब्रेक करने के बाद आप उसे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल और केमिकल वे। हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की भी बात करें तो ऐसा नहीं कि ये आयन का एक पीस, इसको नाम दे देंगे अपन A और दूसरा है आपका B, तो A मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और B मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं हो जाएगा। यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर आफ्टर ब्रेकडाउन ऑल्सो कोई असर नहीं गिरता है। तो कुछ एलिमेंट जो है ये एटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं। आयन के एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, तो ये सब एटॉमिक स्टेट में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट जो है ये आपस में उस एलिमेंट्स के जो एटम्स है ये बॉन्ड बनाते हैं और वो मॉलिक्यूलर स्टेट में रहना पसंद करते हैं। यानी हाइड्रोजन का एटम अगर हमने बात की तो ये आपको नेचर में ऐसा कभी नहीं दिखेगा। हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिला के H2 बना देगा। सो दिस इज अ मॉलिक्यूल, राइट। ये क्या है आपका मॉलिक्यूल, और हम इसे एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कट बता दिया है कि एलिमेंट जो है एक तो है आपका एटॉमिक फॉर्म में और दूसरा है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। सो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दो एटम कंबाइन होके आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल
बनते नजर आ रहा है, तो इसे भी हम H2 को हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, हम इसे एलिमेंट भी कह सकते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज, बहुत से स्टूडेंट का इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो सेम काइंड ऑफ एटम्स, राइट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन O2, राइट। अब इनमें बॉन्डिंग क्यों बढ़ रही है, जैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वगैरह उन्हें हो रही है, बट अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ O2। तो ऑक्सीजन का एक एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन होके यू आर गेटिंग दिस, आपको मिल रहा है यहाँ पे मॉलिक्यूल। तो दो एटम्स अगर कंबाइन हो गए तो उसे अपन कहेंगे डायटोमिक। अगर सिंगल एटम आपको नजर आ रहा है तो उसे हम कहते हैं मोनोएटॉमिक। कई एलिमेंट जो है ये इसमें चार चार एटम्स भी कंबाइन होते हैं, जैसे कि फास्फोरस, जिसे हम कहेंगे टेट्राएटॉमिक स्टेट। सल्फर की अगर अपन बात करें तो ये होता है आपका ऑक्टेटॉमिक, यानी सल्फर के 8 एटम्स बन के S8 ये जो एलिमेंट है ये यहाँ पे बन रहा है। तो एलिमेंट इज क्लासिफाइड इनटू टू वेज। एलिमेंट में दो फॉर्म होते हैं। सो एलिमेंट में दो फॉर्म, एक होता है आपका एटॉमिक फॉर्म और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो यहाँ पे प्योर क्यों हम बोल रहे हैं, प्योर सब्सटेंस क्यों है, क्योंकि एक ही काइंड का एटम है। सपोज मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि आपके पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में ऑक्सीजन गैस है। तो ऑक्सीजन गैस यानी सब ऑक्सीजन के ही एटम्स, ऑक्सीजन के दो दो एटम्स कंबाइन होकर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो एक ही टाइप के एटम्स है, तो देयरफॉर दिस इज व्हाट, प्योर सब्सटेंस। किसी कंटेनर में N2 यानी N N N N N ओनली। ओके, सो ये हो गया एलिमेंट के बारे में। Now we'll talk about the compounds. Compounds क्या है? Compounds are the pure substances. Compounds are the pure substances that is made up of more than one kind of atoms. या फिर हम कह सकते हैं एलिमेंट। तो जब दो अलग अलग टाइप के एटम्स या एलिमेंट्स कंबाइन हो गए तो इसे अपन कहेंगे कंपाउंड। फॉर एग्जांपल HCl, तो दो अलग अलग एलिमेंट है, दो अलग अलग एटम्स है, हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन होके यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। या एग्जांपल ले लो ऑफ वाटर, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 1 एटम्स बन के कंबाइन होके बन रहा है आपका वाटर। तो बहुत सारे एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट, देन NaCl, देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग एलिमेंट जो है ये कंबाइन हो रहे हैं और इनसे बन रहा है आपका कंपाउंड। तो कंपाउंड में दो अलग अलग एटम्स कंबाइन होते हैं। अगर हमें पूछा कि H2 ये कंपाउंड है या फिर मॉलिक्यूल, तो आपका जवाब होगा दिस इज अ मॉलिक्यूल। ये है आपका मॉलिक्यूल, नो डाउट, बिकॉज टू एटम्स कंबाइन टुगेदर। HCl इज व्हाट, ये कंपाउंड है या मॉलिक्यूल? तो यहाँ पे भी देखो दो एटम्स हैं तो मॉलिक्यूल। तो रिमेंबर, जब कभी दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो हम उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन अगर दो एटम्स एक ही एलिमेंट के हैं यानी सेम एटम्स अगर कंबाइन हो रहे हैं तो इसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स या फिर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और इसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो ये सब जो है यहाँ पे हमने लिखा, तो इसे हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं यानी कंपाउंड भी कह सकते हैं। सो रिमेंबर, एवरी कंपाउंड इज मॉलिक्यूल, एवरी कंपाउंड, ये सब जो है इन्हें आप मॉलिक्यूल कहो, कंपाउंड कहो, एवरी कंपाउंड इज मॉलिक्यूल, बट एवरी मॉलिक्यूल इज नॉट कंपाउंड। अगर हम बात करेंगे H2 की, तो ये मॉलिक्यूल जरूर है लेकिन ये कंपाउंड नहीं।
अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की तो ये मॉलिक्यूल जरूर है लेकिन कंपाउंड नहीं। सो N2 Cl2, सो दीज आर द मॉलिक्यूल्स। बहुत सी किताब में इस प्रकार से भी मॉलिक्यूल्स को डिफाइन किया गया है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड बहुत सीधी सी बात है, दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स एक से ज़्यादा जब कंबाइन होंगे तो उस केस में आपको मिलेगा कंपाउंड। कंपाउंड की एक और खास बात कि कंपाउंड में देखिए कि परसेंटेज जो होता है ये परसेंटेज आपका एटम्स का फिक्स होता है। यानी अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है ये प्रोपोर्शन देखिए 1:8। ऑक्सीजन मेरा 88.88% होता है और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है ये होता है आपका 11.11%। सो रिमेंबर, ये होगा आपका कंपाउंड के बारे में। सो ये प्योर क्यों है, ये इसकी भी वजह देखो कि प्योर हम इसे क्यों कह रहे हैं, व्हाई दिस इज प्योर सब्सटेंस। सपोज आई एम हैविंग वाटर इन बीकर, राइट। हमारे पास देखिए कि एक बीकर में हमने ले लिया वाटर, तो उस बीकर में वाटर को छोड़ के कोई दूसरा सब्सटेंस है ही नहीं, वाटर वाटर वाटर, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज प्योर। तो बीकर के अंदर हमने वाटर ले लिया तो वाटर के बहुत से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ है, तो वाटर यानी H2 छोड़ के कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं है, कोई दूसरे एटम्स नहीं है, so therefore compound is also what pure। ओके, अब अपन बात करेंगे देखिए मिक्सचर की। तो मिक्सचर क्या है आपका इम्प्योर सब्सटेंस है, जिसमें हमने बात की कि दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं। एक होता है आपका होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब नाम में देखो होमोजीनियस, इसका मतलब द मिक्सचर विच इज कंप्लीटली यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज। ये है इसकी डेफिनेशन, द मिक्सचर विच इज कंप्लीटली यूनिफॉर्म थ्रू आउट and consist of only one phase। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी आर हैविंग वन बीकर और बीकर के अंदर है आपका पानी और उसमें हमने ऐड कर दिया शुगर। तो देखिए शुगर को ऐड करने के बाद और इस मिक्सचर को हमने स्टर किया, तो स्टर करने के बाद शुगर जो है ये पूरी तरीके से इसमें सोल्यूबल हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका होमोजीनियस, राइट। हम naked eyes also we can't identify whether that solution is sugar solution या फिर दूसरा कोई और सोल्यूशन है, जिसके लिए तो अपने को टेस्ट करना पड़ेगा। सो ये कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। we cannot judge that mixture कि इसमें क्या ऐड हमने किया है विद द हेल्प ऑफ आवर नेकेड आईज। ये इस तरीके से शुगर वाटर में घुल मिल जाएंगी। तो ये जो एग्जांपल है आपका होमोजीनियस मिक्सचर विच इज completely uniform throughout and consist of only one phase। शुगर although it is in solid state और वाटर जो ये आपका लिक्विड स्टेट में, लेकिन शुगर इसमें डिसॉल्व होने के बाद ये जो पूरा जो सोल्यूशन यहाँ पे बना है ये एक ही फेज में होगा आपका आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ शुगर दैट इज इन लिक्विड स्टेट। तो एक ही फेज। इसका और एक एग्जांपल ले लीजिए कि एयर। तो एयर में तो बहुत सारे गैसेस है, लेकिन ये जो है ये एक ही फेज गैसियस फेज। तो एयर हो गया या शुगर सॉल्यूशन, ये हो गया आपकी होमोजेनियस फेज। हेट्रोजेनियस फेज का अपन एग्जांपल लेंगे। हेट्रोजेनियस मिक्सचर व्हिच इज नॉट कंप्लीटली यूनिफॉर्म थ्रूआउट एंड कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेज। तो इसका अगर हम एग्जांपल लेंगे तो इसमें देखिए कि हेट्रोजेनियस में सपोज वी आर हैविंग वन बीकर और बीकर के अंदर हमने डाल दिया वाटर। अब इसमें डाल दिया हमने सैंड। वाटर और सैंड हम इसको कितना भी स्टर करेंगे तो सैंड तो उसमें मिक्स होने वाली नहीं है। तो मोर देन वन फेज यहाँ पे है, एक सॉलिड फेज और दूसरी है आपकी लिक्विड फेज। तो मोर देन वन फेज जहाँ कहीं रहेगा तो ये होगा आपका हेट्रोजीनियस।
और होमोजीनियस का जो एग्जांपल है, जहाँ हमने देखा कि शुगर और वाटर में कंप्लीटली मिक्स हो जाएगी, तो ये आपका है होमोजीनियस। अब ऐसा भी नहीं है कि एक ही फेज होना जरूरी है या फिर एक ही फेज होगी तो तभी अपन उसको होमोजीनियस कहेंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, ऑयल प्लस वाटर का। हम ऑयल और वाटर दोनों लिक्विड स्टेट में ही होते हैं, लेकिन हम सभी को पता है कि ऑयल जो है ये पानी में मिक्स नहीं होता। ये जो है ऊपर ऑयल रहेगा और नीचे वाटर, तो ऑल्दो दोनों लिक्विड है, लेकिन हम इसे फिर भी होमोजीनियस नहीं कहेंगे। सो ऑयल प्लस वाटर, रिमेंबर दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजीनियस। ठीक है, सो इस प्रकार से हम मैटर का पूरा क्लासिफिकेशन हमने किया। तो चलिए शॉर्ट में अब फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि मैटर किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। तो कहते हैं, सो मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू वेज। एक है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन में जो है ये दो तरीके से, एक है आपकी प्योर सब्सटेंस जिसमें है एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर सब्सटेंस में आपकी मिक्सचर, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। एलिमेंट क्या है? इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। इसमें कुछ एलिमेंट एटॉमिक स्टेट में रहते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर स्टेट में रहते हैं, जैसे कि F2, O2, N2, ये सभी एग्जांपल हमने वहां पे देखे। और कंपाउंड जो है इसमें मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स आपको नजर आएंगे, दो अलग अलग एलिमेंट अगर कंबाइन हो रहे हैं तो इसे अपन कंपाउंड कहेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि कंपाउंड में कंपोजिशन फिक्स होता है, वैसे मिक्सचर में इस प्रकार का जो कंपोजिशन है ये फिक्स नहीं होता। तो मिक्सचर ये इम्प्योर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सब्सटेंसेस हम कंबाइन कर रहे हैं, और दूसरी जो बात है कि यहाँ पे कंपोजिशन भी फिक्स नहीं होता। जैसे कंपाउंड में हमने देखा था कि कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स, वैसे मिक्सचर में कंपोजिशन फिक्स नहीं होता। तो ये कंपाउंड और मिक्सचर के बीच का हम बोल सकते हैं कि बेहद इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ओके, तो और एक दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की कंपाउंड जो है कि एवरी मॉलिक्यूल is not compound, every molecule is not compound, but every compound is molecule। ये सेल का आप एग्जांपल ले लो, ये कंपाउंड है, इसे अपन मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। F2 कंपाउंड है, इसे हमने मॉलिक्यूल भी कहा तो कोई गलत बात नहीं होगी। H2SO4 कंपाउंड है, मॉलिक्यूल भी कहो। तो ये जो कंफ्यूजन स्टूडेंट का मॉलिक्यूल क्या, एटम क्या, एलिमेंट क्या, तो ये आई थिंक सो आपका क्लियर आज के इस लेक्चर में हुआ होगा। सो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट्स के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।